Hey guys, today we'll be learning chapter 7, 8 and 9. Now, first is chapter 7 which talks about the electronic signature certificate. Now, before starting I want to make one thing clear. आपको इन चैप्टर्स की सिर्फ ये वीडियो देखनी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ. ओके. Now first is certifying authority to issue electronic signature certificate. कोई भी इंसान जाके एप्लीकेशन दे सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि मुझे इशू करिए आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. और वो फॉर्म जो होगा जिसके थ्रू आपको वो करना है, अप्लाई करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी. वो एक सेट फॉर्म आता है, सेट परफॉर्मा आता है. इफ यू सर्च इट ऑनलाइन you'll find that, and through that you can apply for electronic signature certificate. Okay. Now what is electronic signature certificate? To 2TB में defined electronic signature certificate. It means an electronic signature certificate issued under section 35 and includes digital signature certificate. 35 में जो issue किया गया हो, 35 section हम पढ़ रहे हैं और इसमें digital signature certificate भी included है. ठीक है. Now section 35 subsection 2 talks about the fee. तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फ़ीस कितनी होगी. मैक्सिमम कैपिंग इन्होंने की है 25,000 रुपीज़ की. इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकती है. फ़ीस देनी किसको है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देनी है. सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है? इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 24, वो कहलाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी. Provided that while prescribing fee under subsection 2, different fee may be prescribed for different classes of applicants. ठीक है. अलग अलग applicants के लिए अलग अलग classes डिसाइड किए जा सकते हैं. Now third is certification practice statement साथ में होना चाहिए आपकी application के साथ. जो आप application देंगे for issue of electronic signature certificate, या फिर अगर मान लीजिए सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट नहीं है तो फिर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन. सो IT एक्ट की जो रेगुलेशंस है उसमें जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये स्टेटमेंट आप कंप्लाई करेगी आपकी एप्लीकेशन इन केस यू डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, तो वो आप उसके साथ लगाएंगे. फोर्थ इज़ ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को दी गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या पावर है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी चाहे तो वो ग्रांट कर देगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर देगी. ग्रांट करते टाइम उसको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर रही है एप्लीकेशन तो फिर आप उसको रिकॉर्डिंग इट हैज़ टू गिव अ रीज़न इन राइटिंग वाई दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज़ रिजेक्टिंग दी एप्लीकेशन. इसके साथ एक प्रोविज़ो भी अटैच है जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि जब तक आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे देते हैं पार्टी को फॉर शोइंग कॉज अगेंस्ट दी प्रपोज रिजेक्शन, तब तक आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके. नेचुरल जस्टिस, राइट. Now next is section 36, representation upon issuance of a digital signature certificate. A certifying authority while issuing a digital signature certificate shall certify that. certifying authority क्या क्या certify करेगी जब digital signature certificate दे रही होगी? सबसे पहले ये बात सर्टिफाई करेगी कि वो कंप्लाई कर रही है सारी प्रोविजंस जो भी एक्ट में, रूल्स और रेगुलेशंस में जो भी प्रोविजंस मेंशन्ड है वो उससे कंप्लाई कर रही है. पब्लिश किया है इसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट. उसने पब्लिश भी कर दिया है और सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया है. थर्ड इज़ सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है और कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक की दोनों सब्सक्राइबर के पास है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो लिस्टेड है, राइट. CA, the subscriber holds a private key which is capable of creating a digital signature. सब्सक्राइबर के पास जो प्राइवेट की है उससे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जा सकता है. CB is public key to be listed in the certificate, can be used to verify a digital signature affixed by the private key held by the subscriber. पब्लिक की जो लिस्टेड है सर्टिफिकेट में वो वेरीफाई कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर जो अफिक्स किया जाएगा थ्रू द सब्सक्राइबर विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइवेट की, राइट.
सब्सक्राइबर कौन होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सब्सक्राइबर्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर, राइट. ये भी हमने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर पार्ट फर्स्ट, कि ये एक की पेयर होता है. जो प्राइवेट की आपके पास रहेगी, जो सब्सक्राइबर है उसके पास प्राइवेट की होती है, और जिसको भी आप भेज रहे हो एड्रेसी जो होता है उसके पास होती है पब्लिक की और प्राइवेट की हैश एल्गोरिदम पे काम करती हैं. और अगर कोई भी मान लीजिए अनवारंटेड एक्टिविटी अगर हुई है पब्लिक की या प्राइवेट की के साथ, तो वो हैश एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं करेगा. एंड इन दिस वे यू कैन टेल कि आपके डेटा के साथ your data has been compromised, right? So E is information contained in digital signature certificate is accurate. ये सब आपका certifying authority वो कर रहा है, certify कर रहा है, ठीक है. F is it has no knowledge of any material fact which if it had been included in the digital signature certificate would adversely affect the reliability of the representation in clause A to D. किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी कोई भी मटेरियल फैक्ट की इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है जिसके होने से इनको ये पता चले कि रिलायबिलिटी जो है उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की वो इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ 37 सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सस्पेंशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की सस्पेंशन की बात कहाँ की गई है? सेक्शन 37 में की गई है. कौन कर सकता है सस्पेंड? सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसने इशू किया है वही सस्पेंड भी कर सकती है. कब कर सकती है सस्पेंड? अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट करे ऑन रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट. तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? सब्सक्राइबर, जिसने भी लिस्ट करवाया है उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, वो खुद रिक्वेस्ट करे, या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे हु इज़ एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, तो वो अगर रिक्वेस्ट करता है तब आपका सस्पेंशन हो सकता है. दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिक इंटरेस्ट में सस्पेंड करना ज़रूरी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ओपिनियन में, तब आप सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है. 2 कंडीशंस हो गई जब सस्पेंड किया जा सकता है. नाउ सबसेक्शन 2 मेक्स इट क्लियर कि सस्पेंशन जो है वो 15 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता है अनलेस सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर. अगर आप सब्सक्राइबर को बताते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि प्रेजेंट करने के लिए, अब सब्सक्राइबर अगर ख़ुद से रिक्वेस्ट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है तब यू हैव टू गिव द सब्सक्राइबर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड देन ओनली यू कैन एक्सीड दिस लिमिट ऑफ 15 डेज. जनरल प्रिंसिपल MCQ में एक्सेप्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे तो पूछे, अगर जनरल रूल आता है तो आप जनरल रूल लगाएंगे कि सस्पेंड कर सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, राइट. On suspension of a digital signature certificate under this section, the certifying authority shall communicate the same to the subscriber. और जैसे ही suspension होगा, you have to communicate this to the subscriber. सेक्शन नंबर इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और कौन कर सकता है, मैक्सिमम पीरियड कितना है, 15 डेज. ओके, दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज 37 में सस्पेंशन था, यहाँ पर रिवोकेशन है. सस्पेंशन इज टेम्पररी, रिवोकेशन इज परमानेंट. रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट. कब रिवोक कर सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी? जब सब्सक्राइबर या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे ऑथराइज्ड बाय हिम ऐसी रिक्वेस्ट करे कि भाई आप हमारा रिवोक कर दीजिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर इज़ अ फर्म और अ कंपनी. अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर कोई फर्म या कंपनी है, वो डिसॉल्व हो गई है या वाइंड अप हो गई है, तो रिवोक हो जाएगा, ठीक है. 3 कंडीशंस हैं. नाउ सबसेक्शन 2 सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सर्टिफाइंग अथॉरिटी may revoke a digital signature certificate which has been issued by it at any time if it is of the opinion that सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकता है. ये आपका हो गया 3 पहला ये, ठीक है, जब उसके साथ सिचुएशन सब्सक्राइबर की सिचुएशन है. नाउ दीज आर जब वो ख़ुद को लगता है उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि रिवोक कर देना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं. पहला ये, मटेरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ फॉल्स और हैज़ बीन कंसील्ड. जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो फैक्ट्स मेंशन किए गए थे वो फॉल्स हैं या फिर कुछ छुपाया गया है.
बी, रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो रिक्वायरमेंट थी उसको सेटिस्फाई नहीं किया गया है, ठीक है। सी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, प्राइवेट की या फिर सिक्योरिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इस तरह से कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। डी इज़ द सब्सक्राइबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और डेड, अगर सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट या फिर डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर अगर सब्सक्राइबर एक कंपनी है तो वो डिज़ोल्व हो गई है या फिर वाइंड अप हो गया है या फिर अदरवाइज सीज टू एग्जिस्ट। तो लास्ट टू तो सेम है आपके ऊपर वाले जैसे सब सेक्शन 1 की तरह ही है, बाकी ए बी आपका अलग है कि अगर मान लीजिए मटेरियल फैक्ट छुपाया गया हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब इशू करते टाइम जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल नहीं किया गया है। थर्ड इज अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिवोक्ड अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर and on revocation of digital signature certificate in this section, certifying authority shall communicate the same to the subscriber. Now the next section is 39, notice of suspension or revocation. Certifying authority shall publish a notice of such suspension or revocation in the repository specified in the digital signature certificate for publication of such notice, ठीक है। जो भी repository specified है उसमें आपको publish करना होगा, certifying authority publish करेगी about this suspension or revocation whatever may be the case. Now second is where one or more repositories are specified, तो सारी repositories में उसको publish करना पड़ेगा, ठीक है। Now moving on to the next chapter, that is duties of subscriber. Subscriber की क्या क्या duties हैं। So first is section 40 which talks about generating key pair. Where any digital signature certificate, the public key of which corresponds to the private key of that subscriber, which is to be listed in the digital signature certificate, has been accepted by a subscriber, subscriber shall generate that key pair by applying the security procedure. उसको private key public key दे दी गई है, digital signature certificate में list कर दिया गया है, now he has to generate the key pair security procedure apply करके। 40A, duties of subscriber of electronic signature certificate shall perform such duties as may be prescribed, not at all important. Now 41, acceptance of digital signature certificate. A subscriber shall be deemed to have accepted a digital signature certificate. कब मान लिया जाएगा कि सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अगर वो पब्लिश करता है या फिर ऑथराइज करता है पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किसको, टू वन और मोर पर्सन्स इन अ रिपोजिटरी और अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट्स हिज अप्रूवल ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन एनी मैनर, तब ये मान डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, मान लिया जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ सेकेंड इज बाय एक्सेप्टिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल हु रीजनेबली रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफाई कर रहा है कि सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की है and he is entitled to hold, he holds and he is entitled to hold, right. B is all representation made by the subscriber to the certifying authority, all material relevant to the information contained in the digital signature certificate are true, जो भी उसने represent किया है certifying authority को regarding the issuance of the digital signature certificate वो सब true है, ठीक है। सी इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट इज़ विद इन हिज नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर टू, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन फर्निश की है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को वो ट्रू है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ट्रू है, और ही होल्ड्स एंड इज़ एंटाइटल टू होल्ड प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, ठीक है। ये सर्टिफाई वो कर रहा है द मोमेंट ही एक्सेप्ट्स इट, और एक्सेप्ट कब करता है, जब वो पब्लिश कर दे या फिर ऑथराइज कर दे पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। Now 42 इज़ कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, हर सब्सक्राइबर एक्सरसाइज करेगा रीजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स डिस्क्लोजर, तो रीजनेबल केयर आपको रखनी है कि आप उसको सेफ रखें, सिक्योर रखें और उसका डिस्क्लोजर प्रिवेंट करें, ठीक है। नाउ सेकेंड इज़ अगर मान लीजिए प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर सब्सक्राइबर फ़ौरन कम्युनिकेट करेगा इस बात को कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मेरा की पेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, जो भी मैनर रेगुलेशन में प्रोवाइडेड है आईटी रेगुलेशन में
उस मैनर में सर्टिफाइंग अथॉरिटी को नोटिफाई करेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि जब तक वो नोटिफाई नहीं करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को दैट हिज पेयर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, तब तक कोई भी अगर मिसयूज़ होता है उसकी पेयर से या फिर कोई लॉस या डैमेज होता है, उसके लिए सब्सक्राइबर लाइबल होगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी he cannot escape the liability, right? Now next is penalties, compensation and adjudication. So first is section 43, penalty and compensation for damage to computer system etc. If any person without permission of the owner या फिर कोई भी पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर, यानी इंचार्ज की परमिशन के बिना या फिर ओनर की परमिशन के बिना आप कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लें आप डाउनलोड करते हैं कॉपीज़, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा कंप्यूटर डेटाबेस या इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, यानी पेन ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में है, ठीक है, उसको रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कॉस्ट टू बी इंट्रोड्यूस कंटामिनेंट वायरस कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क में। Nobody will learn the meanings as well when we'll go through the explanation. डैमेज करते हैं या फिर कॉस्ट टू बी डैमेज्ड डेटा कंप्यूटर डेटाबेस या अदर प्रोग्राम्स, या फिर डिस्टरप्ट करते हैं या फिर कॉस्ट डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क, डिनाई करते हैं एक्सेस टू एनी पर्सन जो ऑथराइज है एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में, या फिर आप किसी इंसान को असिस्टेंस देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क में को एक्सेस करने के लिए इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर आप सर्विसेज देते हैं किसी और पर्सन को जो ऑथराइज नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए, और आप भी ऑथराइज नहीं है वो सर्विस देने के लिए। एंड हाउ डू यू प्रोवाइड दैट सर्विस दैट एक्सेस टू द कंप्यूटर बाय टेम्परिंग विद और मैनिपुलेटिंग द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, ठीक है। आई इज़ आप डिस्ट्रॉय करते हैं, डिलीट करते हैं, ऑल्टर इंफॉर्मेशन, डिमिनिश वैल्यू और यूटिलिटी, अफेक्ट या फिर इंजूरियसली, स्टील करते हैं, चुराते हैं, छुपाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, चेंज करते हैं कोई, या फिर कॉज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर, तो you will be liable to pay damages by way of compensation. Okay, so these are the points you have. In any way, if you access the computer system or computer resource through means which you are not allowed to use, then you will be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected, right? आपको डैमेज नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ऑल्टर नहीं करना है, कंसील नहीं करना है, स्टील नहीं करना है, एक्सेस को हैम्पर नहीं करना है, हैम्पर नहीं करना इन द सेंस कि डिनाई नहीं करना है। आप कुछ उसमें ऐसा कुछ वायरस सेट कर दे कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा विच ही इज़ ऑथराइज टू एक्सेस, राइट। सो इफ़ यू इंट्रोड्यूस एनी contaminant or virus, then these are all the offenses for which you have to pay damages by way of compensation. अब हम देख लेते हैं एक एक टर्म की कंप्यूटर कंटामिनेंट क्या होता है, कंप्यूटर डेटाबेस क्या होता है, वायरस क्या होता है। ओके, ऑल दीज। सो कंप्यूटर कंटामिनेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो मॉडिफाई करें, डिस्ट्रॉय करें, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डेटा या फिर प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। जो भी डेटा प्रोग्राम है, डेटा या प्रोग्राम है कंप्यूटर में, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर आप उसके एक कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशन को यूजर्व कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं कंप्यूटर कंटामिनेंट, राइट। कोई भी इंस्ट्रक्शन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो मॉडिफाई कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डेटा या प्रोग्राम, या फिर यूजर्व कर रहा है नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को। ओके, नाउ सेकेंड इज़ कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, concept or instruction in text, image, audio, video, prepared or have been prepared in a formalized manner, have been produced by computer system, computer network,
intended for use in computer system or computer network. So फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इस वक्त ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये स्लाइड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, ये PDF रीडर है या PPT रीडर है, इन सब चीज़ों को अगर आप इफ़ेक्ट कर रहे हो तो ये होता है इफ़ेक्ट नहीं, सॉरी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कंप्यूटर डेटाबेस है, राइट। नाउ थर्ड इज़ कंप्यूटर वायरस। वायरस का क्या मतलब होता है, वी ऑल नो। तो इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस, डेटा या प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करे, डिग्रेड करे या फिर एडवर्सली अफेक्ट करे परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स, या फिर अटैच करे अपने आप को अनदर कंप्यूटर रिसोर्स से, ऑपरेट करे व्हेन द प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ओके, सम अदर इवेंट टेक प्लेस इन दैट कंप्यूटर रिसोर्स। वायरस का मतलब समझ गए, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डेटा या प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है, डिग्रेड कर रही है या फिर एडवर्सली अफेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स। सिंपल। डैमेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना या फिर रीअरेंज करना किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को बाय एनी मीन्स। कंप्यूटर सोर्स कोड का क्या मतलब होता है, लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिज़ाइन, लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म, ये होती हैं आपकी कंप्यूटर सोर्स कोड। इन सब डेफिनेशंस को सिर्फ एक बार ये सुन लीजिए, गो थ्रू द बेयर एक्ट, आप पढ़ लीजिए, अब स्क्रीन पे ही दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ 43A इज़ कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप सेक्शन, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBI एग्ज़ाम बट इन जनरल यूज़ एज वेल। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पजेस कर रही है, डील कर रही है, हैंडल कर रही है कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रिसोर्स में विच इट ओन्स, कंट्रोल्स और ऑपरेट्स, और वो नेग्लिजेंट है इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और उसकी वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से कोई रॉन्गफुल लॉस या गेन होता है किसी पर्सन को, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट लाइबल होगी डैमेजेस देने के लिए बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। जैसे हमने देखा था फेसबुक में जैसे हुआ था, ठीक है। फेसबुक के पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट इज़ डीलिंग विद सेंसिटिव पर्सनल डेटा। या फिर आप कह सकते हैं आधार का जो डेटा है उसमें दी UIDAI हैज़ योर पर्सनल डेटा, तो वो ड्यूटी बाउंड है उसको मेंटेन करने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर उसका ब्रीच होता है तो दैट कंपनी, दैट बॉडी कॉर्पोरेट वुड बी लाइबल। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ कंपनी से नहीं है, इसमें इंक्लूड होंगी फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इंगेज्ड इन कॉमर्शियल या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड procedures designed to protect unauthorized access, damage, use, modification, disclosure और impairment, ठीक है। वो चाहे वो एग्रीमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हों या फिर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी लॉ ने उनको लॉ ने इम्पोज किया है कि आपको यू हैव टू फॉलो दीज रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है, तो वो आपकी ये होती है रीजनेबल प्रैक्टिसेस। और such reasonable security practice and procedure as may be prescribed by the central government in consultation with such professional bodies or associations, तो वो भी आपकी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में आएगी। सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सच प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशन एज मे डीम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है। एनीवेज 44 इज़ पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एक्सेट्रा। अब मान लीजिए अगर किसी पर्सन को ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंडर में, इस रूल्स या रेगुलेशंस मेड देयर अंडर कि यू हैव टू फर्निश सर्टेन इंफॉर्मेशन और रिटर्न्स, यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स एक्सेट्रा, और वो नहीं कर रहा है, तो फिर क्या पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। सबसे पहले बात करी जाएगी फर्निश की, कि अगर किसी पर्सन को कहा गया है दैट यू हैव टू फर्निश कोई डॉक्यूमेंट या फिर रिटर्न या रिपोर्ट कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आपको फर्निश करनी है और वो नहीं फर्निश कर पाता है, तो वो लाइबल होगा पेनाल्टी के लिए। कितनी पेनाल्टी है, नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज़ फॉर ईच सच फेलियर, हर फेलियर के लिए 1,50,000 रुपये तक का जुर्माना है मैक्सिमम,
मिनिमम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी अथॉरिटी जो भी उस पर इम्पोज करे, बट मैक्सिमम आपका 1,50,000 रुपीज़ है। बी इज़ जब फाइल करने के लिए कहा जाए उसको रिटर्न या फिर फर्निश करने के लिए कहा जाए कोई इन्फॉर्मेशन, बुक या फिर अदर डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर ऑफ इन द रेगुलेशन, ठीक है, एक टाइम फ्रेम उसको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स और फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स विद इन दैट टाइम, और आप नहीं कर पाए उस टाइम के अंदर, तो आपको पेनाल्टी देनी होगी नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज़। जब तक वो फेलियर कंटिन्यू करेगा तो हर दिन के हिसाब से आपकी पेनल्टी 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको लगती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 10 दिन का टाइम आपको दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आपको सबमिट करनी है, आपने 10 दिन तक नहीं की तो 11वें दिन से आपकी फ़ाइन शुरू हो जाएगा, और 11वें दिन से लगातार एवरी डे जब तक आप नहीं फर्निश करते हो, जब तक आप नहीं फाइल करते हो, 5,000 रुपीज़ पर डे आपका फ़ाइन लगता रहेगा, ठीक है। सी इज़ मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड फेल्स टू मेंटेन द सेम। अगर मान लीजिए कहा गया है कि यू हैव टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड और आप नहीं मेंटेन कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज़, ठीक। 45 इज़ रेसिड्यूरी पेनाल्टी। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है, जो भूल गए हैं, लेजिस्लेचर यहाँ पे लिखना भूल गया है कि ये भी होना चाहिए, ठीक है, और कोई रूल्स और रेगुलेशंस का कॉन्ट्रवेंशन होता है मान लीजिए जहाँ पर, और यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि उसकी कितनी पेनाल्टी होगी, सेपरेटली प्रोवाइडेड नहीं की है, तो फिर आप कितना लगा सकते हैं उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ तक का पेनाल्टी आप लगा सकते हैं टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रवेंशन। मतलब आपको बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन देना होगा उस पर्सन को जो अफेक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रवेंशन की वजह से, या फिर पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है, यानी पेनाल्टी 25 नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, या फिर कॉम्पनसेशन देगी जो पर्सन इफेक्ट हुआ है उसको अप टू 25,000 रुपीज़। 46 इज़ पावर टू एडजुडिकेट। नाउ इन ऑफेंसेस को इन और पेनाल्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ट्राई करने के लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडजुडिकेटिंग adjudging under this chapter whether any person has committed a contravention of any of the provisions of this act or of any rule, regulation, direction, order। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एक इक्विवेलेंट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का जिसको हम कहेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो इंक्वायरी होल्ड करेगा किस मैनर में, एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चैप्टर के लिए बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। 1A द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन क्या फॉर इन विच द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 करोड़ तक की क्लेम फॉर इंजरी या डैमेज होनी चाहिए। 5 करोड़ तक का लिमिट सेट किया हुआ है इन्होंने, उतना तो वो कर सकता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एडजुडिकेट कर सकता है। अगर मान ले इसके ऊपर चला जाता है इंजरी या फिर डैमेज, इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है, तो फिर जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा वो उस मैटर को देखेगा। नाउ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगा जिस भी पर्सन के ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जा रहा है इंक्वायरी में, कि भाई आप बताइए क्या मसला है, आपको आपके ऊपर क्यों पेनाल्टी इम्पोज ना की जाए, या फिर आप क्यों कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी आपको देनी है रिप्रेजेंटेशन की। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है और डिवॉल्टम पार्टम, सो यू हैव टू हियर, राइट। Third is no person shall be appointed as an adjudicating officer unless he possess such experience in the field of information technology। कोई भी पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तब तक अपॉइंट नहीं हो सकता है जब तक कि उसको आईटी एक्ट, लीगल या जुडिशियल एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। आईटी एक्ट एंड लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस, रिमेंबर आईटी एक्ट का भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ लीगल या फिर जुडिशियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नाउ पावर्स जो हैं वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, वो पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होंगी, एपिलेट ट्राइब्यूनल विच आर कन्फर्ड ऑन द एपिलेट ट्राइब्यूनल 58(2) में जो हम पढ़ेंगे आगे। एंड ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियली इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखिएगा कि जो भी प्रोसीडिंग होंगी अंडर चैप्टर 9 बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी, और
एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सिविल कोर्ट कंसीडर किया जाएगा for the purpose of section 345 and 346 of CRPC and for the purpose of order 21 CPC. Okay. 47th, factors to be taken into account by the adjudicating officer. जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन डिसाइड कर रहा होगा तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होंगी वो क्वांटम डिसाइड करने में। पहला ये अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज, कितना अनफेयर एडवांटेज उसने लिया है, जो पर्सन जिसने ब्रीच किया है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, उसको कितना अनफेयर एडवांटेज हुआ है। वेयर एवर क्वान्टिफाइबल मेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए क्वान्टिफाइबल मतलब अगर उसको इन टर्म्स ऑफ मनी अगर उसको मापा जा सकता है तो आपको अमाउंट ऑफ गेन को कंसीडर करना है कि कितना गेन हुआ है। दूसरा ये कि जो पर्सन जो विक्टिम है उसको कितना लॉस हुआ है डिफ़ॉल्ट की वजह से, वो आपको ध्यान में रखना है। सी इज़ रेपिटेटिव नेचर ऑफ द डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का रेपिटेटिव नेचर, इससे पहले भी आप ये काम कर चुके हैं कि नहीं करा है, पहली बार हुआ है ऑफेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ विद दिस द चैप्टर एंड्स एंड in the next video we will be discussing a very important chapter, that is chapter 11, which talks about offenses. And yeah, that's it. Thank you for watching. If you have any question, any query, please drop it in the comment section, and good luck.